अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक फूड साइंस पे है। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज। हमें दिन में कितनी कैलोरीज खुराक की ज़रूरत होती है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स बायो अवेलेबिलिटी, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड एडिटिव्स और फूड क्वालिटी, फूड अल्ट्रेशन यानी कि खुराक में मिलावट क्या होती है, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में से किसी पर भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और इसके अलावा ये आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत ही अहम हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और CSS ऑल इन वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फूड क्या है या खुराक किसे कहते हैं, हमें फूड के क्या फ़वाइद होते हैं। ये समझ लें कि पेपर के सवाल में आया है और पेपर में सवाल आया है और आप उसका इंट्रोडक्शन लिखने लगे हैं। तो फूड क्या है? तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस या मादा होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करता है ताकि हमारी ज़िंदगी और बॉडी ग्रोथ करती रहे। हम इंसान और जानवर जो हैं फूड खाकर न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक जज़ब करते हैं। इसके अलावा हमें फूड के क्या फ़वाइद हैं, वो ये है कि हमें काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें फूड से मिलती है। नंबर 2, हमारे जिस्म में न्यू टिश्यूज़ और मसल्स बिल्ड होते हैं फूड की मदद से। और नंबर 3, हमारे जिस्म में तमाम आर्गन प्रॉपरली काम करते हैं, जैसे हार्ट बीट, लंग्स वगैरह। और नंबर 4, हमें बहुत सी बीमारियों से इसके ख़िलाफ़ बचने में मदद मिलती है। अब हम चलते हैं बैलेंस डाइट की जानब। बैलेंस डाइट या मतवाज़न खुराक क्या होती है? जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसी खुराक जिसमें तवाज़न हो, यानी कि ना ही कुछ चीज़ें ज़्यादा मिकदार में हो और ना ही कुछ चीज़ें कम मिकदार में हो। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऐसी खुराक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त मिकदार में मौजूद हों, जो कि जिस्म को प्रॉपर नशोनुमा और बढ़ोतरी प्रोवाइड करें। अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। नंबर 1 ये कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऑल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो कौन से तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट को बैलेंस बनाते हैं? तो वो ये हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। ये तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट को बैलेंस करते हैं। इनको फूड न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। और इस डेफिनेशन में दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? राइट अमाउंट से मुराद ये है कि ना ही कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खा लिए जाएं और ना ही कुछ न्यूट्रिएंट्स कम, बल्कि जिस न्यूट्रिएंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत हो वो ज़्यादा खाया जाए और जिसकी कम ज़रूरत हो वो कम खाया जाए। अब सवाल ये है कि एक शख्स को कितने न्यूट्रिएंट्स की दिन में ज़रूरत पड़ती है? तो ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये केस टू केस वेरी करता है, जैसे कि एज, सेक्स, वर्क वगैरह पे ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर एक छोटे बच्चे को जो है ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं एक जवान मर्द से, क्योंकि बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की और कैलोरीज की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर एक जवान मर्द ज़्यादा काम करता है तो उसको उसको फिर उस हिसाब से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या कैलोरीज चाहिए होती हैं।
अब कैलोरीज क्या होती हैं इसको देख लेते हैं, फिर हम जो है हम एक टेबल देखेंगे जिस पे हम पूरी डिटेल लिखी होगी कितने कैलोरीज किस शख्स को चाहिए। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एनर्जी को मैयर करने की यूनिट है, जो हम हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा होती है उसको मैयर करने के लिए, कोई भी एनर्जी जो है उसको मैयर करने के लिए या हीट को मैयर करने के लिए जो यूनिट होती है उसको कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो तो एक कैलोरी वो एनर्जी या हीट की अमाउंट होती है, वो मिकदार होती है जो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में वो एनर्जी काम आए। 1 calorie is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14 डिग्री सेंटीग्रेड to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की चाहिए होती है वो 1 कैलोरी होती है। जितनी इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम अगर वाटर हम लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, तो वो 1 कैलोरी होगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए। अब इस टेबल को हम देख लेते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि एक शख्स को कितनी कैलोरीज एक दिन में चाहिए होती हैं। तो एक शख्स को जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 1 से 3 साल के जो उनको 1200 कैलोरीज चाहिए। 1200 से 6 साल के बच्चों को 1600 कैलोरी किलो पर डे चाहिए होती हैं। इस तरह आप देख सकते इस टेबल को गौर से। और जो काम नहीं करते, जो मर्द काम नहीं करते, उनको 3400 कैलोरी चाहिए होती हैं, और जो काम करते हैं उनको 4500 कैलोरी चाहिए होती हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन सोर्स है हमारे फूड का। ठीक है, तो ये 3.4 किलो कैलोरीज 1 ग्राम से हमें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को उर्दू में निशास्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मेन खुराक होती है, जैसे आटा हो गया, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो पोटैटोज़ होते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये हमारी खुराक का मेन सोर्स होता है। और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाएँ तो 3.9 कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ये जब पेट में हमारे जाते हैं तो ये वहाँ पर हमारी बॉडी इसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और इसी तरह ये ग्लूकोज के बाद सक्रूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या सक्रून भी जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं नशोनुमा और मसल्स की नशोनुमा और इनको रिपेयर करने के लिए बहुत ही अहम होते हैं, और ये बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इनको। थर्ड हमारे पास है फैट्स। फैट्स किसे कहते हैं? फैट्स या लिपिड्स, इनको लिपिड्स दूसरा नाम इनका लिपिड्स भी होता है। और फैट्स और ऑयल्स भी इनको कहते हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का। और इनमें जो है कुछ फैट्स जो हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये जो है विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं
उनके लिए ये बहुत ही अहम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फैट की आगे जो है हमारे पास तीन किस्में होती हैं, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो हैं ये नुकसानदेह फैट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करते हैं, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है। और ट्रांस फैट भी इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स को सॉलिड फैट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो हैं एनिमल फूड्स यानी दूध, पनीर और गोश्त से हासिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोल्ट्री यानी मुर्गी वगैरह और फिश में सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। रेड मीट में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इसलिए ये इतनी हेल्दी डाइट नहीं है। ट्रांस फैट क्या होते हैं? ट्रांस फैट जो होते हैं आम ऑयल को जो है जब हाइड्रोजनेशन की जाती है, हाइड्रोजनेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो है ऑयल को जो है घी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के जब इसमें हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ये घी में कन्वर्ट हो जाते हैं ये तमाम फैट्स, ठीक है। तो ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं और भी सख्त हो जाते हैं, ठोस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नुकसानदेह फैट्स होते हैं क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं, ठीक है। अब जो बेहतरीन फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और ये फैट्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, यानी कि इनको ऑयल्स भी कहते हैं। तो ये मोस्टली प्लांट से हासिल शुदा ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फैट्स होते हैं ये ज़रूरी क्यों होते हैं? ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो कुछ विटामिन्स जो हम खाते हैं वो वैसे जैसे विटामिन ए, डी और ई और के ये सॉल्व नहीं होते, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ये डिज़ोल्व पानी में डिज़ोल्व नहीं होती या मैदे में आम डिज़ोल्व नहीं होती जब तक इनको ऑयल ना मिले। तो ये ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं और उसके बाद हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं, इसलिए फ़ैट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, यानी कि मोम की तरह एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड में और हमारी जिस्म में पैदा होता है। इसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो हमारे फूड के ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है या हमारी बॉडी इसको खुद पैदा करती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लीवर के ज़रिए ये कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और फिर उसके बाद जो है खून के ज़रिए पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करते हैं। और फूड में जो है जैसे पहले भी बताया गया है मीट में, ठीक है, पोल्ट्री में और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी चीज़, पनीर, दूध वगैरह और बटर वगैरह इसमें जो है ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की भी दो किस्में हैं, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या एलडीएल कहते हैं और एक को एचडीएल कहते हैं और या गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है और ये हमारे जिस्म के लिए अच्छा होता है। और 3 to 4 पार्ट जो है हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिस्म में नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये जो है ब्लड की जो वेन्स होती हैं वहाँ पर ये जमना शुरू हो जाता है, और जो जो ये जमना शुरू हो जाता है तो ब्लड की जो वेन्स हैं वो उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है या उनको उनको तंग कर देता है, जिस तंग होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर
प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, जिसको हाई हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसके अलावा अगर फुली वो किसी वेन को ब्लॉक कर देता है तो वो दो किस्म की बीमारियां जो मेन बीमारियां हैं, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं, जो दिमाग की, अगर दिमाग की किसी वेन को उसने ब्लॉक कर दिया तो वो स्ट्रोक की सूरत में होगा। और अगर वो किसी हार्ट की वेन को या आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो वो हार्ट अटैक की सूरत में ये बीमारी आएगी। इसलिए जो है एलडीएल जो है एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और ये वेन को ब्लॉक करता है। अब इस सूरत में जो है एचडीएल क्या करता है, या गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो है इस कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ लेकर लीवर में ले जाता है, ठीक है, और लीवर इसको ब्रेक डाउन करके खारिज कर देता है। इसलिए जितना ज़्यादा एचडीएल जिस्म में होगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और एलडीएल अगर जिस्म में ज़्यादा है तो वो नुकसानदेह होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? ये खुराक का हिस्सा हैं और ये जिस्म को एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन बहुत से एम फंक्शंस जिस्म में प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से दूसरी चीज़ों से, दूसरी खुराक से हमें एनर्जी अच्छे से मिलती है। खुद तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने में दूसरी खुराक का एम पार्ट होते हैं ये। तो दो किस्म के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में हल होने वाले विटामिन्स, और दूसरे फैट सॉल्युबल यानी ऑयल्स में या चिकनाई में या रोगन में हल होने वाले विटामिन्स। तो इनकी डिटेल भी जो है हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। विटामिन्स जो हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो हैं वो विटामिन बी कम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में जो है विटामिन बी वन आता है, विटामिन बी टू आता है, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन को फोलिक एसिड भी कहते हैं। और इसके अलावा विटामिन सी जो है ये भी वाटर सेलुबल विटामिन है, ठीक है, इसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसका टेबल जो है इस वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें, जिसमें इस टेबल में हमने इसके नाम और इस किन किन सोर्सेज से हम ये विटामिन हासिल कर सकते हैं, मतलब कौन सी खुराक से हमें कौन सा विटामिन मिलता है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, और किसी विटामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, ये तमाम डिटेल आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा फिफ्थ जो हमारे पास बैलेंस डाइट का कंपोनेंट है वो मिनरल्स हैं। मिनरल क्या आते हैं? अगर मिनरल्स पर आपको अलग से एक वीडियो देखनी है तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर जो है आप आई के निशान पर क्लिक करके वहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो मिनरल इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और ये जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्स कंपोनेंट जो हमारे पास है बैलेंस डाइट का वो वाटर है। पानी बहुत ही अहम न्यूट्रेंट है, और क्योंकि हमारा जिस्म जो है 65 से 75% पानी से बना होता है, तो ये बहुत ही अहम न्यूट्रेंट है बैलेंस डाइट का, क्योंकि बहुत से दूसरे न्यूट्रेंट्स को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ डाइटरी फाइबर्स
जिसको कहते हैं, ये भी हमारी बैलेंस डाइट का एक अहम हिस्सा होते हैं और जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही काम करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूट्रेंट बायो अवेलेबिलिटी है। न्यूट्रेंट बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? अब इससे मुराद ये है कि हम जितने भी न्यूट्रेंट्स खा लें, क्या वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि न्यूट्रेंट्स बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो खा लेते हैं लेकिन वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकते या हज़म नहीं होते या हमारा जिस्म उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी सही नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द बायोअवेलेबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच फूड न्यूट्रिएंट्स आर फॉर अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इसका मतलब ये है किस लेवल तक हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्ज़ॉर्ब होते हैं और हमारा जिस्म जो है उनको यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, तो जितनी भी हम ख़ुराक खाते हैं वो 100% जो है तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हम खा लेते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो हमारी जो है ज़ाया हो जाते हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारा जिस्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो कितने अब स्टेप्स, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब करने में। वो कौन से? नंबर 1, पहला स्टेप, फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड। खुराक को हज़म होना चाहिए। तो इसको अवेलेबल होने के लिए दूसरा स्टेप ये है, फूड मस्ट बी एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड से मुराद कि वो जज़ब होना चाहिए, हमारी खुराक हमारी आंतों के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जज़ब होना चाहिए। थर्ड जो है कि वो जज़ब होने के बाद यूटिलाइज़ भी होना चाहिए, यानी कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा भी बननी चाहिए। ये 3 स्टेप्स हैं। अब बहुत सी चीज़ें जो हैं, हमारा फूड तो डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है, लेकिन हमारा वो खुराक जो है फूड, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म का हिस्सा फिर भी नहीं बनते, क्योंकि वो शायद जज़ब नहीं हो सकते हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, या अगर जज़ब भी हो जाते हैं तो वो हमारा जिस्म उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये 3 स्टेप ज़रूरी हैं। तो अगर बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाना है तो इन तीनों स्टेप्स का सही तरह से काम करना ज़रूरी है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि विटामिन सी जो है, अगर हम उसको जब खाते हैं तो वो पूरा का पूरा हज़म हो जाता है, मतलब पूरी के पूरा हज़म होने के बाद वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में सिमुलेट भी हो जाता है, मतलब कि जज़ब भी हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जिस्म का हिस्सा वो कम से कम बनता है अगर हमारे पास सोडियम डिपेंडेंट विटामिन सी को ट्रांसपोर्टर कम हो, यानी कि ये एक किस्म के प्रोटीन है जो कि ये प्रोटीन जो है, इन प्रोटीन्स की मदद से, एसवीसीटी इनको कहते हैं, इन प्रोटीन की मदद से ये जो है विटामिन सी हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होंगे तो जज़ब होने के बाद, हज़म होने के बाद, जज़ब होने के बाद भी ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें विटामिन सी की कमी रहेगी। तो ये प्रोटीन्स जो हैं इनको सोडियम डिपेंडेंट विटामिन सी को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, एसवीसीटी भी कहते हैं। ठीक, तो कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो वो ये जो हैं, अगर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब सही नहीं होते तो या फूड सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते, ये इफ़ेक्ट करता है। और हमने अगर खाना पकाने का तरीका सही नहीं है या उसके प्रोसेस करने का तरीका जो है हमने कोई और रखा हुआ है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा
एज से फ़र्क पड़ता है। अगर एज ज़्यादा है तो हमारे जिस्म जो है कम एब्जॉर्ब करता है, बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। जेंस के लिहाज से भी फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी इसमें अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो फिर भी जनरल न्यूट्रिशनल भी जो है बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज होता है। और बहुत से फूड जो हम घर खाते हैं उनको मिक्स करके खाते हैं, उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाज़ फूड को मिक्स करके खाने से जो है, इकट्ठे खाने से जो है बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है, और बाज़ फूड इकट्ठे खाने से बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। अब न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? हमारा अगर मैदे का सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, निज़ाम बेहतर है तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होंगे, तो जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस रखते हैं तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में डाइजेशन अच्छी होती है, जिससे बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर खानों में हम जो हैं स्पाइसेस का इस्तेमाल, मतलब यानी कि मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे 2000% इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बायोअवेलेबिलिटी। तो हम अपने खानों में इसलिए मिर्चें और स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। एक तो खुराक जो है ज़ायकेदार बनती है, और दूसरा जो है उनमें बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है, खुराक अच्छे से जज़ब होके जिस्म का हिस्सा बनती है। इसके अलावा हमें खुराक को जो है अच्छे से चबाना चाहिए, और विटामिन डी जो है जैसे इसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्प्शन जो है बूस्ट होती है। ऑयल को ऐड करने से जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जो है एब्ज़ॉर्ब अच्छे से होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? ये एक सब्स ऐसा सब्सटेंस या चीज़ होती है, ऐसी मादा होता है जो कि हम जानबूझकर फूड में ऐड करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और स्टोर करने के लिए, या फूड को प्रोसेस करने के लिए। तो इनकी मदद से क्या होता है, ये इसमें जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, एमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, स्वीटनर और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो फूड एडिटिव जो होते हैं ये हमारे फूड पर जो है ऐसे कुछ ख़ास इसकी वैल्यू बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इससे हमें फूड में बड़ा फ़ायदा होता है। तकरीबन 2500 से ज़ायद जो है फूड एडिटिव आज तक known है। तो टाइप्स इसकी क्या है फूड एडिटिव की? कुछ जो है फूड एडिटिव जो हैं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या स्लो डाउन करते हैं, जिसकी मदद से हमारा खाना जो है ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है। जैसे हम जैम ख़रीदते हैं या मार्केट से कोई भी डब्बे वाला फूड ख़रीदते हैं, पका हुआ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी अरसे तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिल्क होते हैं वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें फूड प्रिजर्वेटिव डालते हैं और वो ज़्यादा अरसे तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो उसमें बैक्टीरिया और फंजाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो उसको स्लो डाउन कर देते हैं उनकी ग्रोथ। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट इसलिए फूड में ऐड किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम किया जा सके। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है, इससे जो है हमारे सेल जो हैं टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एक बहुत ही अहम केमिस्ट्री का टॉपिक है। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ऑयली और फैटी एसिड्स को जो है इनको भी रैंसेट करने में से बचाने में मदद देता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स वो होते हैं कि ये जो है टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए और इसकी खुशबू जो है बेहतर बनाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स
इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र क्या होते हैं? ये दो लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो मिक्स ना हो रही हों, ठीक है। और ये जो है स्मूथ और यूनिफॉर्म टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है लिक्विड्स में, ठीक है। और सेडिमेंट्स को रोकता है, जैसे ग्लेटीन हो गया, कैशियर गम हो गया, ठीक है, लेसिथीन हो गया। ये जो है स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कलरिंग एजेंट्स जो है फूड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कलर डाल के हम फूड को अच्छा बनाते हैं, बेहतर लुक बनाते हैं उसकी। थिकनिंग एजेंट्स जो हैं वो किसी लिक्विड को थिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉर्न फ्लोर को हम सूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि सूप हमारा जो है थिक नज़र आए। अब इसके अलावा जो है सबसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई नंबर को। ई नंबर क्या होते हैं? ई नंबर जो है यूरोपियन यूनियन में जो है ना, एक हर फूड के लिए जो है एक नंबर असाइन कर दिया उन्होंने, बजाय इसके कि उसको नाम से पुकारें या नाम लिखें, हर एक उसको ई का नंबर दे दिया, ठीक है। तो ई से मुराद यूरोप है, तो ये फिर पूरी दुनिया में ये चलने लगा ये नंबर, ठीक है। तमाम फूड एडिटिव्स को एक ई नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इस नंबर की मदद से फंक्शन को इंडिकेट किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर E101 जो है विटामिन के लिए, विटामिन B12 के लिए ये ई नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फूड क्वालिटी को देख लेते हैं। फूड क्वालिटी क्या होती है? ऐसी क्वालिटी की वो खसूसियात जो कंज्यूमर्स को जो है एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे अपीयरेंस उसकी अच्छी हो, ठीक है, साइज, टेक्सचर, कलर, ग्लॉस और कंसिस्टेंसी ये जो है अच्छी होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हों और उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स जो हैं इसमें केमिकल्स हों, ठीक है, माइक्रोबियल्स कम हो, ठीक है, फिज़िकली भी वो अच्छी हो। तो फूड क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कंज्यूमर जो होते हैं उनको शक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है इसमें कंटामिनेशन या आलूदगी जो है शामिल हो सकती है। तो इस शक की बुनियाद पर वो जो है वो रिलाई नहीं करते इस चीज़ पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टैंडर्ड पर, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमर को ये जानना होता है कि ये फूड क्वालिटी इसमें क्या है। इसके अलावा ये भी जानना होता है कि इसमें इस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट की वजह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स इस खुराक में शामिल हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी हमारी होती है कि कितनी कैलोरीज इसमें शामिल हैं, ये हलाल है या वेजिटेरियन है, ये भी हमें चाहिए होता है, ठीक है। या इससे कोई मेडिकल कंडीशन को में नुकसान तो नहीं पहुंचता, जैसे एलर्जी और डायबिटीज़ वाले इस फूड को खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ठीक है। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जो है ये स्टैंडर्ड क्वालिटी को पूरा करते हैं या नहीं करते, उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। फूड अडल्ट्रेशन क्या होती है? फूड अडल्ट्रेशन मिलावट को कहते हैं। ये मिलावट किसे कहते हैं? जानबूझकर जो है क्वालिटी में, फूड में कुछ चीज़ मिक्स करना, ठीक है, और उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को निकाल देना और इन्फीरियर क्वालिटी मतलब कम क्वालिटी की चीज़ें उसमें डाल देना, इसको फूड जो है अडल्ट्रेशन कहते हैं या खुराक में मिलावट कहते हैं। जैसे मिल्क जो है उसमें जो है अगर पानी को मिला दिया जाए तो उसमें से उसकी क्वालिटी इन्फीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फूड अडल्ट्रेशन या खुराक की मिलावट कहते हैं, ठीक है। तो फूड अडल्ट्रेशन जो है कितनी किस्म की होती हैं? तो ये जो है 5 किस्म की हैं, ठीक है। पॉइजनस और डिलीटरियस सब्सटेंस, ठीक है, ये इस किस्म की चीज़ जो अगर मिलाई जाए तो वो
सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है, जहरीली चीज़। इसके अलावा एक और किस्म होती है जिसको फिल्थ या फॉरेन मैटर कहते हैं, ठीक है। फिल्थ गंदगी को कहते हैं, या बाहर की कोई चीज़ डाल दिया जाए, ठीक है, जैसे ग्लास, मेटल, कोई प्लास्टिक और स्टोन वगैरह, ये चीज़ें जो है इसमें मिला दी जाएँ। इसके अलावा इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें से इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन ये होती है कि वैल्यूएबल चीज़ निकाल ली जाए, ठीक है, उसकी जगह इन्फीरियर चीज़ जो है, कम तर चीज़ जो है उसमें डाल दी जाए। जैसे दूध होता है, दूध में पानी डाल दिया जाए, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उससे कोई भी बंदा ज़्यादा इकॉनमी हासिल कर सकता है, मतलब कि माशी तौर पर पैसे ज़्यादा बना सकता है। इसको इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन कहते हैं। या मिल्क में से जो है क्रीम निकाल के दिए जाए, और उसके अलावा वो क्रीम निकाल कर वो दूध पेश किया जाए, तो उससे भी इसकी अलग से उस क्रीम को बेच सकते हैं, मलाई को। ये भी इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन होगी। इसके अलावा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो है, ये भी एक किस्म है। माइक्रोबियल से मुराद के कुछ ऐसी चीज़ें, जरासीम आलूदा चीज़ें जो है उसमें डाल दी जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटेंशनल कंटामिनेशन जो है, जानबूझकर कंटेमिनेशन जो मिलावट जो गंदगी डाली जाती है, जैसे दाल या चावल में जो है सैंड मार्बल्स चिप्स डाल दिए जाते हैं, स्टोन या मड डाल दी जाती है, और चाक पाउडर डाल दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, अब अडल्ट्रेशन क्यों की जाती है, ठीक है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो डिमांड को पूरा करने के लिए जो है मकदार को ज़्यादा करने के लिए फूड में अडल्ट्रेशन या मिलावट की जाती है। और इसके अलावा जो है प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जीपी जो है फूड अडल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी फूड अडल्ट्रेशन की जाती है। और इसके अलावा ट्रेन ना हो, जैसे ये आप देख सकते हैं वो फूड में जो है घुसे हुए, तो फिर भी जो है अडल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब कौन कौन से फूड जो हैं किस तरह उनको मिलावट की जाती है, जैसे मिल्क में जो है, मिल्क में जो है क्या क्या चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, क्या मिली होती हैं। पानी मिला दिया जाता है, स्टार्च मिला दिया, स्टार्च से नशास्ते को कहते हैं, या उसमें से फैट्स या मलाई को निकाल लिया जाता है, तो ये भी फूड की न्यूट्रिशन है, ठीक है। शुगर में क्या चीज़ मिलाई जाती हैं, चाक पाउडर और वाशिंग सोडा। शहद में या हनी में जो है शुगर सॉल्यूशन मिला दिया जाता है। व्हीट राइस में जो है डस्ट पेबल स्टोन्स वगैरह मिला दिए जाते हैं। रेड पेपर में ब्लैक पाउडर मिलाया दिया जाता है ईंट को पीस कर, ठीक है। ब्लैक पेपर में जो है पपाया सीड को कूट कर मिला दिया जाए। ऑयल्स में जो है अर्गनॉन ऑयल, मिनरल एंड कैस्टर ऑयल को डाल दिया जाता है, ठीक है। स्वीट आइसक्रीम और बेवरेज में मेंटेनेंस येलो या नॉन परमिटेड कोल टार कलर डाल दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, CSS ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।